हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं शगुफ्ता और आज हम पढ़ेंगे संस्कृत। और संस्कृत में हमारा आज का टॉपिक है संस्कृत के प्रत्यय का। पिछले वीडियो में भी हमने संस्कृत के प्रत्यय पढ़े थे और प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताए हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो हमने पिछले वीडियो में कृत प्रत्यय को पढ़ा था और उस कृत प्रत्यय में जितने भी आते हैं प्रत्यय, ठीक है, उन सभी को हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से और डीपली पढ़ा हुआ है। बहुत अच्छी पहचान और बहुत ईजी वे में आपको बताया हुआ है। वहाँ पे बिल्कुल हिंदी के जैसे आपको बहुत आसान लगेगा। आप ज़रूर वो वीडियो देखें। थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि वहाँ पे मोस्टली मैंने प्रत्यय लेने की कोशिश की है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि इम्पॉर्टेंस उसकी बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो गया। और आज की वीडियो में हम जो पिछले वीडियो में कृत प्रत्यय मैंने पढ़ाए थे उनके 3 प्रत्यय जो शेष रह गए वो पढ़ेंगे आज की वीडियो में। प्लस जो 2 प्रकार है, एक तद्धित होता है, एक कृत होता है, तो तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय को भी आज के वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतने ज़्यादा प्रत्यय नहीं हैं क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट प्रत्यय थे वो ले लिए, उनमें के 3 प्रत्यय और हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आज के वीडियो में लिए हैं मैंने। और सारी चीज़ें आज आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। जितने भी प्रत्यय संस्कृत के हैं आपके, वो आज के वीडियो में बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। उपसर्ग का वीडियो जो संस्कृत में उपसर्ग है उसके ट्रिक के साथ वो भी अपलोड हो चुका है। प्रत्यय का भी एक अपलोड हो चुका और ये लास्ट है। इसके बाद आज आपको उपसर्ग और प्रत्यय संस्कृत के बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। सारी चीज़ें दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। पिछले वीडियो को आपको ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। उसमें मैंने सारा कुछ बता दिया है, तो दोबारा यहाँ रिपीट करने के लिए मतलब टाइम वेस्ट होगा अगर दोबारा रिपीट करें वो सारी चीज़ें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और हम पढ़ेंगे आज कृत प्रत्यय को। कृत प्रत्यय को हमने मोस्टली पढ़ लिया है पिछले वीडियो में। जो बचे हुए कृत प्रत्यय के और प्रत्यय हैं जो इम्पोर्टेंट हैं उनको हम आज के वीडियो में लेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ें कृत प्रत्यय के बचे हुए प्रत्यय जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि कृत प्रत्यय से ही एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पिछले वीडियो में भी हमने सारे के सारे कृत प्रत्यय ही पढ़े हैं पिछले वीडियो में। उनसे 3 प्रत्यय अभी और शेष हैं, उनको पढ़ेंगे सबसे पहले हम। तो सबसे पहले आता है उसमें रुल प्रत्यय, ट्रच प्रत्यय और अनियर प्रत्यय। ये तीनों भी इम्पॉर्टेंट हैं और तीनों ही ये कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं और तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसको रुल बोलते हैं, ठीक है। रुल, त्रच और अनियर प्रत्यय, ये तीनों प्रत्यय भी कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। दूसरी चीज़ ये ध्यान दीजिए, कृत प्रत्यय से बने हुए जितने भी एक तो कृत जो प्रत्यय हैं वो सब धातु में लगते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, शब्दों में नहीं लगते। कृत प्रत्यय जो हैं जितने भी वो धातु में लगते हैं। और जो कृत प्रत्यांत जो धातु होते हैं, जो शब्द बनते हैं उसके बाद लगने के बाद कृत प्रत्यय से, वो सारे के सारे कृदंत कहलाते हैं। चाहे कोई सा भी प्रत्यय लगा हो किसी भी धातु में, चाहे कोई सा भी प्रत्यय लगा हो, अगर वो प्रत्यय कृत प्रत्यय के अंतर्गत वाला है तो वो सभी जो शब्द बनेंगे मतलब प्रत्यय लगा करके, वो सभी कृदंत कहलाएंगे। तो कृत प्रत्यय के अंतर्गत जितने भी प्रत्यय आते हैं उनसे बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं। ज़रूरी नहीं है कृत प्रत्यय वाला ही कृदंत कहलाए। इसके अंतर्गत जितने भी जो प्रत्यय आते हैं उन जो सभी आपने पिछले वीडियो में पढ़े हैं उन सभी के शब्द और प्लस इन तीनों के, ये सभी कृदंत कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, कृदंत कोई अलग से प्रत्यय नहीं होता है, ठीक है। तो चलें पढ़ते हैं रुल, टच और अनियर प्रत्यय को, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट और आपको ध्यान होगा। पिछले 69,000 में अनियर से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसको जो है इसको क्या मतलब, पिछले वीडियो में जितने भी मैंने पढ़ाए हुए हैं और आज के वीडियो में जो ये 3 लिए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो स्त्री प्रत्यय अभी आप पढ़ेंगे उनमें के भी 2 प्रत्यय जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को पूरा देखें। आप देखिए ये दोनों जो हैं तीनों लिंगों में प्रयोग होते हैं। दोनों मतलब ये तीनों, ठीक है, यहाँ पर तीनों होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों यानी रुल, टच और अनियर, ये तीनों जो हैं वो तीनों लिंगों में प्रयोग होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन हमेशा क्वेश्चन पुल्लिंग में पूछा जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। प्रयोग तीनों लिंगों में होता है इनका, लेकिन हमेशा क्वेश्चन जो है पुल्लिंग से पूछे जाते हैं। तो जो भी पहचान बताई जाती है वो पुल्लिंग की बताई जाती है, ठीक है। तो पहला देखिए, हम पहला पढ़ रहे हैं जो कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है, रुल प्रत्यय। रुल प्रत्यय में पुल्लिंग धातु में, ठीक है, तीनों लिंगों में वैसे तो प्रयोग होता है लेकिन हम पुल्लिंग धातु को पढ़ेंगे क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। हमेशा से आज तक कभी भी किसी और लिंग से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो पुल्लिंग धातु में इसकी पहचान क्या है कि लास्ट में जो भी धातु जिसमें लगता है ये, उसके बाद जो शब्द बनता है उसमें लास्ट में ये
का जो है और विसर्ग के साथ में कह रहता है, ऐसा कह, ठीक है। तो ड़ुल प्रत्यय में पुल्लिंग धातु में कह लास्ट में रहता है, ये एक पहचान है। पूरे शब्द में अक का उच्चारण आता है, जैसे कोई भी शब्द होगा, जैसे ये देखें आप कारक, तो इसमें लास्ट में जो पहचान है इसकी, वो पहचान क्या है कि कह रहता है लास्ट में, इस तरह से कह रहता है। लेकिन जब हम पूरे शब्द का उच्चारण करें तो अक की आवाज़ आती है लास्ट में, कारक, ठीक है। दर्शक, है ना, अक की आवाज़ लास्ट में रहती है, एक पहचान है। तो दो पहचान है आपकी और दोनों ही काफ़ी हैं पहचानने के लिए कि ये ड़ुल प्रत्यय है, क्योंकि ये किसी और में ये नहीं होता है, जितने भी प्रत्यय आपने पढ़े उनमें ये पहचान नहीं है, तो ये बिल्कुल अलग ही है। दो पहचान आपकी इसमें दी गई, एक तो लास्ट में कह लगा रहेगा, दूसरा पूरे शब्द को पढ़ने पर उच्चारण जो है अक की आवाज़ आती है लास्ट में, किसकी आवाज़ आती है, अक की। तो ये ड़ुल प्रत्यय है, ये पहचान है। तो उदाहरण भी देख लें आप, यहाँ पे क्र धातु है, ठीक है, क्योंकि हमेशा कृत प्रत्यय धातु में लगते हैं, शब्द में नहीं लगते, ये ध्यान रखना है आपको। शब्द क्या होते हैं, धातु क्या होते हैं, शब्द होते हैं जो बने बनाए शब्द होते हैं, जैसे बालक, है ना, इस तरह से शब्द जो बने बनाए होते हैं, धातु अलग चीज़ होती है। तो ये जो कृत प्रत्यय के जितने भी प्रत्यय हैं वो सभी धातु में लगते हैं। तो क्र क्या है, धातु है। क्र धातु में जब ड़ुल प्रत्यय जुड़ेगा तो हो जाएगा कारक, और कारकह है ये, है ना। तो ये कह जो है ये पहचान हो गई, लेकिन हम जब इसको कारक बोल रहे हैं तो अक की आवाज़ आ रही, तो ये पहचान है कि ये इसमें कौन सा प्रत्यय है, ड़ुल प्रत्यय। अगर मान लीजिए यही आ जाता है आपसे आपके एग्जाम्स में, तो आप बता पाएंगे यहाँ पे ड़ुल प्रत्यय है। दूसरा देखें, दृश्य जो धातु है उसमें ड़ुल प्रत्यय जब लगाएंगे तो हो जाएगा दर्शक, दर्शक पता है ना। तो दर्शक, दर्शक में भी अक की आवाज़ आ रही है, और इसमें यहाँ पे देखें विसर्ग लगना है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से विसर्ग है। तो दर्शक, तो इसमें हो गया का, ये पहचान हो गई, और आवाज़ आ रही किसकी, अक की, तो दर्शक, है ना। तो ये पहचान है ड़ुल प्रत्यय की। इतना कुछ है ही नहीं इसमें टफ की बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़े, कुछ भी नहीं है। सिर्फ संस्कृत के प्रत्यय लगते हैं टफ, लेकिन जब उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। तो ये हो गया ड़ुल प्रत्यय आपका। आप देखें त्रच प्रत्यय, ये भी कृत प्रत्यय का प्रत्यय है, त्रच प्रत्यय, और इसमें लास्ट में त्र रहता है। और ये जितने भी आपने अभी तक पढ़े हैं प्रत्यय, उनमें किसी में भी त्र नहीं आता है, तो ये एक अलग पहचान है इसकी कि इसमें त्र रहता है लास्ट में। तो त्र त्रच, है ना, एक जैसा है त्र त्रच। कुछ ऐसे हैं जिनके नाम बिल्कुल पहचान से अलग हो जाते हैं, तो उनको ध्यान रखना पड़ता है। बाकी बहुत से तो ऐसे हैं, जैसे देखिए इसमें त्र लगा है तो उसके प्रत्यय का नाम भी त्रच है, तो बिल्कुल मिलता जुलता है, तो आपको ये ध्यान रहेगा। त्रच प्रत्यय जिन भी धातु में लगते हैं और जो शब्द बनते हैं, तो लास्ट वाला जो वर्ण होता है वो इस तरह का होगा, त्र, तो यानी कि त्रच प्रत्यय होगा उसमें। जैसे दा धातु में जब त्रच प्रत्यय लगेगा तो हो जाएगा दात्र, देखिए इसमें भी त्र लगा हुआ है लास्ट में। क्र धातु में जब त्रच प्रत्यय जुड़ेगा तो हो जाएगा कर्तृ, कर्तृ, तो इसमें भी देखें आप ये त्र लगा हुआ है। तो जिसमें भी लास्ट में आपको त्र दिखे तो समझ लीजिए वो त्रच प्रत्यय है। और ये तीनों ही लिंगों में प्रयोग होता है, लेकिन हमेशा पुल्लिंग पूछे जाते हैं, और ये जो है पुल्लिंग है, ठीक है, क्योंकि जब इसका स्त्रीलिंग बनेगा तो दात्री हो जाएगा, और वो जो इसका नपुंसक लिंग में बनेगा तो इसमें माँ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है हमेशा पुल्लिंग में पूछा जाता है, तो त्रच प्रत्यय में त्र रहेगा, और ये जो है पुल्लिंग ही है, दात्र कृत्र, ठीक है। तो लास्ट में त्र रहेगा, पुल्लिंग की पहचान है, ये स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग की पहचान नहीं है, ये पुल्लिंग की पहचान है। फिर देखिए आनियर प्रत्यय, जिससे आपका 69,000 में क्वेश्चन भी पूछा गया था, और क्योंकि ये बहुत सिंपल और बहुत आसान है तो मोस्टली लोगों का सही हुआ था ये। अनियर प्रत्यय, अनियर प्रत्यय भी कृत प्रत्ययांत है, ठीक है, कृत प्रत्यय का ये प्रत्यय है अनियर प्रत्यय। और नाम क्या है प्रत्यय का, अनियर, अनिय नहीं है। वहाँ पर ऑप्शन में अनिय भी दिया था, अनियर भी दिया था, तो बहुत बच्चों ने अनिय प्रत्यय कर दिया था, जिसकी वजह से गलत हो गया। आई थिंक 68,500 में आया था ये, या फिर 69,000 में आया था, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो वहाँ पर अनिय भी दिया था, अनियर भी दिया था, तो बच्चों ने वहाँ पे अनिय कर दिया, जबकि प्रत्यय का नाम अनिय है ही नहीं। प्रत्यय का नाम तो अनियर है, अनिय तो उसका साउंड है ना, अनिय उसका साउंड है, अनिय प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय का नाम है अनियर, है ना, ध्यान रखना इस चीज़ का। अनियर प्रत्यय का नाम है, अनिय तो उसका साउंड है,
ठीक है। तो अनियर प्रत्यय ये भी कृत प्रत्यय का है, ये भी तीनों लिंगों में प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर जो भी पहचान आपको बताई जाती है वो पुल्लिंग की बताई जाती है, क्योंकि हमेशा से आज तक कभी भी किसी और लिंग में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, पुल्लिंग में ही पूछा जाता है। तो अनिय की आवाज़ रहती है इसमें। जैसे पठ धातु में अनियर प्रत्यय जब जुड़ेगा हो जाएगा पठनीय, पठनीय। देखिए यहाँ पर नीय रहेगा लास्ट में, यानी अनीय, क्योंकि ठा जो है इसमें भी आक रहता है ना, तो अनीय हो जाएगा। तो पठनीय, पूजनीय, रमणीय, इस तरह के ऑप्शन रहेंगे आपके। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको समझाना पड़े। तो अनीय की आवाज़ रहेगी लास्ट में, और ये अनीय या नीय इस तरह का आप देख सकते हैं लास्ट में होगा, या ये भी हो सकता है जैसे रमणीय इस तरह का, ये भी हो सकता है, ना की जगह ड़ा हो सकता है। तो आपको ये इसमें सिंपल पहचान है, ऐसा कुछ नहीं है जो इसमें बहुत ज़्यादा समझाना पड़े। बस इतना ध्यान रखिएगा, प्रत्यय का नाम अनियर है, अनीय नहीं। अनीय तो इसका साउंड है, ठीक है। पठनीय इस तरह का नीय रहेगा लास्ट में। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है जो अभी शुरू में बताया था आपको। कृत प्रत्यय के अंतर्गत बनने वाले सभी शब्द कृदंत कहलाते हैं, ठीक है। कृत प्रत्यय यानी कृत कोई एक प्रत्यय नहीं, इसके अंतर्गत जो भी प्रत्यय आते हैं, जितने भी आपने पिछले वीडियो में पढ़े, प्लस आज के वीडियो में जो आपने उड़ल प्रत्यय पढ़ा, त्रच प्रत्यय पढ़ा, अनियर प्रत्यय पढ़ा, ये सभी, इनसे बनने वाले सभी शब्द कृदंत कहलाते हैं, ठीक है। तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्द कृदंत नहीं कहलाते, तो इसका ध्यान रखिए। फिर नेक्स्ट देखें, इन शब्दों में लगने वाले प्रत्यय जो शब्द मतलब जो अब हम पढ़ेंगे, शब्दों में लगने वाले प्रत्यय जो शब्द बने बनाए हों, जैसे सुप प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अभी तक हमने जितने भी प्रत्यय पढ़े हैं पिछले वीडियो में, और अभी जो पढ़े हमने 3 रुल प्रत्यय, त्रच प्रत्यय और अनियर प्रत्यय, ये सभी धातु में लगते हैं। अब हम पढ़ेंगे शब्द में लगने वाले प्रत्यय। ये भी पूछा जा सकता है कि धातुओं में प्रत्यय कौन से लगते हैं, 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जितने भी कृत प्रत्यय के प्रत्यय हैं वो सभी धातुओं में लगते हैं। तो ऑप्शन में आपको कृत प्रत्यय के सभी प्रत्ययों के नाम भी पता होना चाहिए, तो उसमें आप देख सकते हैं। अब देखें हम शब्दों में लगने वाले प्रत्यय कौन से होते हैं। कौन से शब्द, जो शब्द बने बनाए हों, जैसे बालक, जैसे कुछ भी हो सकता है, शेर है, बालक है, कुछ भी, मतलब जो शब्द पूरी तरह से बने बनाए होते हैं, उनमें जो प्रत्यय लगते हैं वो कौन कौन से प्रत्यय हैं, वो हैं सुप प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, शब्द में लगने वाले प्रत्यय कौन से हैं, सुप प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। चलिए अब देखते हैं स्त्री प्रत्यय को। स्त्री प्रत्यय 8 हैं, इनकी संख्या भी ध्यान रखनी है, हो सकता है आपसे कभी संख्या पूछी जाए। सुप प्रत्यय 21 हैं, जिनसे कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बहुत हाई लेवल पर संस्कृत का जो मतलब टीजीटी, पीजीटी या और कुछ होना है संस्कृत का, जो बहुत थोड़ा उससे भी ऊपर हाई लेवल पे, वहाँ पे पूछ सकते हैं इतना डीपली। लेकिन जो आपका सिलेबस है उसमें बिल्कुल भी आपसे वहाँ सुप प्रत्यय से नहीं पूछा जाएगा। सुप प्रत्यय 21 होते हैं, बस आप चाहें तो संख्या याद रख सकते हैं, 21 होते हैं। स्त्री प्रत्यय कितने होते हैं, 8 होते हैं। कौन कौन से 8 हैं, इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्त्री प्रत्यय से, और कई पिछले एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो देखें स्त्री प्रत्यय 8 होते हैं, कौन कौन से, टाप, डाप, चाप, डाप, ठीक है। टाप, चाप, डाप, और फिर डीप, डीस, डीन, ऊम, ती। तो 8 हो गए, ये देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 प्रत्यय हो गए आपके स्त्री प्रत्यय, और यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इसीलिए मैंने देखें अलग अलग इसको जो है, जो एक जैसे हैं, टाप, चाप, डाप 1 हो गया, ये डीप, डीस, टीन ये 1 हो गया पार्ट, और ऊंग और ती 1 पार्ट कर दिया आपका, ताकि आपको इजीली याद हो जाए। तो टाप, चाप, डाप और डीप, डीस, टीन, ऊंग, ती ये जो है इंपॉर्टेंट हैं, और जिनमें से ये वाले और ये दोनों पार्ट जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से जल्दी क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक। अब देखें पहचान कि किस में कौन सा प्रत्यय होगा, स्त्री प्रत्यय वाले, ठीक है। जिस शब्द में लास्ट में आ की मात्रा रहे, जैसे अजा, जैसे सूर्या, जैसे बालिका, या बहुत से ऐसे हैं जिनमें लास्ट में या गजा, ठीक है, इस तरह के जिसमें भी लास्ट में आ की मात्रा हो, वहाँ टाप, डाप, चाप में से कोई भी एक प्रत्यय होगा, ठीक है। जिस शब्द में लास्ट में आ की मात्रा हो, वहाँ टाप, डाप, चाप में से कोई एक प्रत्यय होगा। लेकिन ध्यान देने की बात है, पहले तो आप ये देखें, इसमें जो है पहले आपने ये वाला देख लिया, अब दूसरा देखते हैं हम। जिस शब्द में
जिस शब्द में लास्ट में ई हो यानी ई की मात्रा हो वहाँ डीप टीस डीन में से कोई प्रत्यय होगा। कौन सा होगा वो भी अभी आप देखेंगे, ठीक है। तो जिस शब्द में आ की मात्रा हो वहाँ टाप टाप चाप में से कोई एक प्रत्यय होगा, और जिस शब्द में लास्ट में ई की मात्रा हो वहाँ डीप टीस डीन में से कोई एक प्रत्यय होगा, ठीक है। जैसे बुद्धिमती है ना, बुद्धिमती, तो इसमें ई की मात्रा आई ना, तो इसी तरह से जिसमें भी ई की मात्रा आई, जैसे बुद्धिमती, जैसे मधुमती, जो भी है ई की मात्रा जिसमें आई है उन सभी में डीप टीस टीन में से ही कोई एक होगा। कौन सा होगा वो भी अभी आप देखेंगे, ठीक है। तो इतना आपको पता हो गया, आ की मात्रा है तो टाप टाप चाप में से कोई होगा, ई की मात्रा है तो डीप टीस टीन में से कोई होगा। अब इसमें भी सिंपल है, देखिए आ की मात्रा इसमें है तो इसके सभी प्रत्ययों में देखिए आ की मात्रा लगी, सभी में चाप टाप। इसमें देखें ई है तो इसके सभी प्रत्ययों में ई की मात्रा लगी है, देखें तो ये भी एक पहचान है। अब देखें आप टाप प्रत्यय के उदाहरण। टाप प्रत्यय मतलब जिसमें भी आ की मात्रा लगी है वो सभी टाप प्रत्यय हैं। तो देखें अज जो है, अज में अगर हम टाप प्रत्यय लगा दे तो हो जाता है अजा। चटक में टाप प्रत्यय लगा दे तो हो जाता है चटका। सुत में अगर टाप प्रत्यय लगा दे तो हो जाता है सुता। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देने की बात ये है कि जो मेन जो शब्द है, ठीक है, क्योंकि ये शब्द में लगते हैं, धातु में नहीं लगते, तो जो मेन शब्द है यानी मूल शब्द जो है उसमें विसर्ग नहीं होना चाहिए, तब टाप प्रत्यय है, ठीक है। देखें इसमें अज में भी विसर्ग नहीं है, चटक में भी नहीं है, सुत में भी नहीं है। तो जो मूल शब्द हैं अगर उसमें विसर्ग नहीं है और इसमें आ की मात्रा देखें इसमें भी है, इसमें भी है, आ की मात्रा तब है और मूल शब्द में विसर्ग नहीं है तब होगा कौन सा, टाप प्रत्यय। अगर यहाँ विसर्ग है तब टाप प्रत्यय नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान रखना। अगर यहाँ पे विसर्ग है और यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा आ रही है तब आपका टाप प्रत्यय नहीं होगा। टाप प्रत्यय कब होगा, जब आपका मूल शब्द में विसर्ग नहीं होना चाहिए। विसर्ग का मतलब क्या होता है, विसर्ग जो है पुल्लिंग की पहचान है। और यहाँ पर देखें कि इसमें क्या कहते, इसमें जो है विसर्ग नहीं लगा, आज में, चटक में, सुत में किसी में भी विसर्ग नहीं लगा और यहाँ पर आ की मात्रा है, तो इन सभी में कौन सा प्रत्यय है, टाप प्रत्यय है। लेकिन अगर इसमें विसर्ग लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर मैंने नोट करके लिख दिया है, मूल शब्द में विसर्ग ना हो तब आ की मात्रा में टाप प्रत्यय होगा। विसर्ग ना हो, जैसे सुत में देखें विसर्ग नहीं है और इसमें आ की मात्रा है, तब आ की मात्रा के लिए यहाँ पे टाप प्रत्यय होगा। लेकिन अगर विसर्ग है और आ की मात्रा भी है तब वहाँ टाप प्रत्यय नहीं होगा। जैसे सूर्य, देखिए इसमें विसर्ग लगा है और इसका हो जाएगा सूर्या, इसमें आ की मात्रा है तो यहाँ टाप प्रत्यय नहीं होगा। देखिए इसमें सूर्या में आ की मात्रा है परंतु टाप प्रत्यय नहीं होगा। अगर ऐसा कोई उदाहरण है आपके एग्ज़ाम्स में दिया है जिसमें मूल शब्द में विसर्ग लगा हुआ है और उसमें आपका जो है टाप प्रत्यय लग रहा है, अगर यानी मतलब आ की मात्रा लग रही है उसमें, तो उसमें ऑप्शन में अगर टाप दिया है तो आप टाप ना करें। जो उसके अलावा दिया रहेगा, या तो चाप दिया रहेगा या डाप दिया रहेगा, वो आप कर सकते हैं, क्योंकि रूल सारे टाप के लिए बताए हैं। और उसके अलावा अगर कुछ आता है तो आप चाप या डाप में से कोई ऑप्शन में एक ही होगा, आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, मूल शब्द में विसर्ग नहीं होना चाहिए टाप के लिए। अगर विसर्ग है तो समझ लीजिए टाप प्रत्यय नहीं है। फिर देखें यहाँ पे जो डीन, डीस, डीप प्रत्यय बताया था उसकी पहचान है कि ई की मात्रा होगी। तो यहाँ पर देखें ई की मात्रा तो सभी में होती, तो क्या डीन डीस में से कौन सा होगा, तो इसके लिए पहचान है जो डीन प्रत्यय है। डीन प्रत्यय के उदाहरण देखें, ब्राह्मणी और नारी। आप ये दो ही याद कर लें, ये दो ही पूछे जाएंगे अगर आप पूछे जाएंगे तो, ठीक है। डीन प्रत्यय कौन सी, ब्राह्मणी और नारी, बस ये दो आप याद कर लें। फिर डीस प्रत्यय के उदाहरण देखें, नर्तकी, गौरी, चंद्रमुखी, ये तीन आप याद कर लें, इन्हीं में से पूछा जाएगा अगर पूछा जाएगा तो। आपको कुल याद कितने करने, 5 याद करने। डीन प्रत्यय के 2 याद करने, ब्राह्मणी और नारी। डीस प्रत्यय के 3 याद करने हैं, नर्तकी, गौरी और चंद्रमुखी, इन्हीं में से पूछा जाएगा अगर पूछा गया तो, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी आता है, मतलब अगर कोई भी ऑप्शन में आपके या एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन में आपके कोई शब्द दिया है वो इन पांचों में से नहीं है, ठीक है, इन पांचों में से नहीं है, तो जो भी है बड़ी की मात्रा अगर है लास्ट में, इस तरह से ई की मात्रा लास्ट में है और वह इन पांचों में से नहीं है, तब वहाँ कौन सा प्रत्यय होगा, वहाँ डीप प्रत्यय होगा। डीप, ये वाला डीप प्रत्यय होगा। डीन नहीं होगा, डीस भी नहीं होगा, क्योंकि डीन के ये 2 ही पूछे जाएंगे और डीस के आपसे ये 3 ही पूछे जाएंगे अगर पूछे गए तो। इसके अलावा अगर कोई भी आपके क्वेश्चन में आता है तो आप वहाँ पे बिल्कुल एकदम से आंखें बंद करके आप डीप प्रत्यय ही कर दें, आपका बिल्कुल सही होगा,
ठीक है। जैसे टी प्रत्यय देखें, धात्री, कामिनी, राज्ञी, श्रीमती, बुद्धिमती, भवती, ऐसे बहुत हैं शब्द, स्त्रीलिंग होते हैं ये सभी शब्द जिनमें ई की मात्रा लास्ट में रहे। बड़ी ई की, ये ध्यान रखना, छोटी ई की नहीं। बड़ी ई की अगर मात्रा आती है लास्ट में और इन पांचों में से नहीं है, ठीक है, ये जो ब्राह्मणी, नारी, नर्तकी, गौरी, चंद्रमुखी, इन पांचों में से नहीं है, कोई भी बड़ी ई की मात्रा वाला आ रहा है तो समझ लीजिए वो डी प्रत्यय उसमें होगा। और बाकी आप डीन प्रत्यय के 2 याद कर लें, डीस प्रत्यय के ये 3 याद कर लें बस। अगर डीन प्रत्यय से पूछा जाएगा तो इन दोनों में से, मान लीजिए ब्राह्मणी में कौन सा प्रत्यय है अगर पूछा जाता है तो ब्राह्मणी में प्रत्यय है डीन प्रत्यय। गौरी में अगर पूछा जाता है तो डीस प्रत्यय है, इन्हीं में से पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी ई की मात्रा वाला पूछा जा रहा है इस तरह से ई की मात्रा वाला, तो सभी होंगे वो डी प्रत्यय। और आपको ये बहुत इजी है याद करने के लिए, बहुत सिंपल मेथड है आपका, इतना आसान मतलब कोई भी नहीं बताएगा आपको कि अगर ये पांचों में से कोई भी आता है तो वो होगी आपकी डी प्रत्यय। तो कुछ ही प्रत्यय बचे थे, मोस्टली तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ ही लिए थे। और आज के वीडियो में हमने कृत प्रत्यय के 3 प्रत्यय पढ़े जो कि शेष रह गए थे पिछले वीडियो में। रुल प्रत्यय, त्रच प्रत्यय और अनियर प्रत्यय, ये 3 हमने पढ़े हैं कृत प्रत्यय के अंतर्गत जो आते हैं। फिर हमने शब्द में लगने वाले पढ़े हैं स्त्री प्रत्यय, और क्योंकि तद्धित प्रत्यय और जो और हैं सो प्रत्यय, इनसे कभी भी क्वेश्चन नहीं आते। स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत जो आते हैं जैसे टाप प्रत्यय या डीन, डीस, डीप जो है अभी पढ़ाए हैं आपको, ये इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये आपने देख लिया, स्त्री प्रत्यय 8 होते हैं और उनमें से भी किस से क्वेश्चन आते हैं वो सारी चीज़ें आपने देख ली। तो आज आपका जो है प्रत्यय का कॉन्सेप्ट बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आपने पिछला वीडियो, वो बहुत बड़ा पिछला वीडियो है, 50-52 मिनट का है पिछला वीडियो, और ये आज का वीडियो, दोनों वीडियो आपको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ने हैं, नोट करनी है चीज़ें। और मैंने बहुत इसीलिए बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा भी है ताकि सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।